आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी दोनों का जीवनियाँ कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की जीवनियाँ, जो कि आप जानते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के एकदम प्रिय शिष्य रहे हैं। और पंडित विष्णु दिगंबर के बाद जो संगीत को आगे बढ़ाने का काम किया, संगीत का जो प्रतिष्ठा है, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी सोचते हैं कि किस प्रकार से संगीतज्ञ को जो है एक उचित प्रतिष्ठा मिले समाज में और देश में, तो वो बढ़ाने का काम जो करते रहते हैं विष्णु दिगंबर पुलस्कर, उसी को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर भी वो आगे बढ़ाने का काम करते। तो चलिए आइए पहले उनकी जीवनियाँ जानने के लिए सबसे पहले तो आप उनका जन्म कहाँ होता है, जन्म स्थान, पिता माता, उनके बारे में जानेंगे। और विशेष क्या आप जानते हैं कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, पहले भारत के राष्ट्रपति रहे। तो चलिए आइए देखा जाए इनका। तो स्टार्ट करने से पहले आप यदि नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेटेड वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलता रहे। चलिए पहले पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला बात, और ये प्रश्न भी हुआ, तो अच्छा सबसे पहला बात तो हम लोगों को जानना चाहिए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के शिष्य रहते हैं, तो चलिए इनको लिख देते हैं। किनके शिष्य हैं? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के शिष्य हैं। तो विष्णु विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हैं आपको पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। और किस घराना से संबंधित है आपको ये भी जानना जरूरी है, किस घराना से। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में तो आप जानते होंगे, तो वही ग्वालियर घराना से संबंधित है आपको ये। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना से संबंधित है कौन? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। तो आपको ये बात याद रखना है। आगे देखिए इनका जन्म के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, देखिए आज आपको थोड़ा सा आवाज़ की परेशानी हो सकती है, बगल में एग्ज़ाम है तो वो जो है ना अपना साउंड बजा करके इतना आवाज़ दे देते हैं ना, पूछिए मत। चलिए, अगर विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बाद किसी का नाम उसके शिष्यों में बड़ी आदर से लिया जाता है तो यही ओमकार नाथ ठाकुर जी का लिया जाता है। आप जानते हैं संगीत को और संगीतज्ञों को ऊंचा उठाने का जो जिम्मेदारी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ले रखे रहते हैं, उसी को ओमकार नाथ ठाकुर जी क्या करते हैं, पूरा करके दिखाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि कला और शास्त्र का जो सुंदर समन्वय होना चाहिए संगीत में, जो देखने को मिलता है, वह उच्च कोटि के कलाकारों में शास्त्र के प्रति बहुत सारे उपेक्षा या शास्त्रकारों में संगीत कला की अवहेलना देखी जाती है ना। इसका परिणाम यह हुआ है कि संगीत शास्त्र और कला के जो बीच है दिन प्रतिदिन खाई बढ़ती गई है। आप जानते हैं कि ओमकार नाथ ठाकुर एक इसी में आदर्श सिद्ध होता है। कौन चीज़? सभी संगीतों और शास्त्र कला में सबसे आदर्श सिद्ध होता है। तो चलिए आप जानते हैं दोस्तों कि इनका जो जन्म होता है वह होता है 24 जून 1897 ईस्वी को। कहाँ होता है? तो बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, देख आपको बता चुके हैं कि इनका जो जन्म होता है 24 जून 1897 ईस्वी को होता है। कब होता है? 24 जून 1897 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और जन्म होता कहाँ है? तो आप जानते हैं उस टाइम में बड़ौदा रियासत रहता है। कहाँ रहता है? बड़ौदा, जो कि गुजरात में पड़ता है। बड़ौदा रियासत में इनका जन्म होता है। ठीक है, बड़ौदा रियासत उस टाइम यहाँ इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है? बड़ौदा रियासत के जहाज गांव रहता है, नाम का जहाज नाम का गांव है, समझे? ये तो याद रहेगा आपको, जहाज गांव। तो जहाज नाम का गांव रहता है और वहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम जो है आप जानते हैं दोस्तों, इनके पिताजी का नाम क्या है? सब जानते होंगे। ओमकार नाथ ठाकुर के पिताजी का नाम गौरी शंकर ठाकुर था। क्या था? पंडित पंडित गौरी शंकर ठाकुर इनके पिताजी का नाम है। और ये भी बहुत संगीत के बड़े प्रेमी थे। ठीक है ना, पंडित जो ये पिताजी हैं इनके ओमकार नाथ ठाकुर जी के, ये भी संगीत के बड़े प्रेमी थे। तो इसीलिए इनको भी अपने पिता से ही क्या संगीत सीखने का
प्रेरणा मिला। और इनके माता का नाम चलिए जानते हैं। इनके माता का नाम आप जानते हैं कि झवेरबा है। अगर आपसे इनके माता का नाम पूछा जाए तो झवेरबा याद रखिएगा। क्या होता है इनके माता का नाम? झवेरबा, झवेरबा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इनके बड़े भाई के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इनके बड़े भाई के बारे में देखते हैं, बड़े भाई का क्या नाम है। तो जो दोस्तों इनके बड़े भाई जो है उनका नाम रहता है पंडित बालकृष्ण। और बड़े भाई का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है तो आपको इस वीडियो में बताते हैं। पंडित बालकृष्ण बड़े भाई। देखिए ये जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पास जाते हैं ना, तो अब छोटे भाई रहते हैं, तो बड़े भाई के ही आज्ञा से 13 वर्ष की अवस्था में जो है ये कहाँ चले जाते हैं? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पास चल जाते हैं बम्बई। क्या करने के लिए? संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इनका जो बाल्यकाल रहा है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट का इसे सामना करना पड़ा है। आपको यह जानना चाहिए कि इनकी माँ जो है ना मजदूरी करती थी और ओमकार नाथ ठाकुर खुद मिल में काम किया करते थे। और रामलीला में जब ये अभिनय करके आते थे तब जाकर के परिवार इनका किसी प्रकार से चल रहा था। तो दोस्तों बहुत ही कठिनाइयों के साथ ओमकार नाथ ठाकुर जो है अपने जीवन को जीते हुए, और फिर भी इनका कंठ प्रारंभ से ही इतना मधुर था। तो अगर मान लीजिए कहीं इसका जो स्कूल होता था, पाठशाला या रामलीला जब होता था, तो इनको कविता गाने के लिए दे दिया जाता था। शिक्षक और श्रोता दोनों एकदम प्रभावित हो जाते थे इनका कविता सुन करके। तो बचपन से ही इनमें संगीत के प्रति इतना प्रेम था कि संगीत सीखने और सुनने के लिए इनके बारे में कष्ट कितने भी कष्ट आ जाए ये सभी कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते थे। इनके बारे में एक बात आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ था कि नर्मदा के उस पार, ठीक है, देखिए ये गुजरात के रहने वाले, और नर्मदा आपको मध्य प्रदेश गुजरात साइड में उधर बहती है। तो नर्मदा के उस पार जाना था और उसके लिए चाहिए था तो पैसा। वहाँ गायन होने वाला था, बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे। तो इनको मन हुआ कि वहाँ जाते हैं, लेकिन नर्मदा पार करने के लिए इनके पास पैसा तो था नहीं। तो क्या किए, नर्मदा तैरकर ही पार कर गए संगीत सुनने के लिए। और भींगा कपड़ा पहन के ही ये वहाँ पर पूरा संगीत सुनते हैं, समझे। और उसके बाद कुछ समय बाद इनके पिता की हो जाती है मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो अब पंडित जी को अपने भविष्य की चिंता हुई, पिताजी की मृत्यु हो गई। इसी बीच एक सेठ है, उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। वो सेठ का नाम आपको बता देते हैं। जो बालकृष्ण, ये पंडित बालकृष्ण है ना बड़े भाई, इनको आकर के एक वो सेठ क्या कहते हैं कि इनका जो गायन सुनते हैं ना, तो इनको सुझाव देते हैं कि इनको जो है ना तुम भेज दो यहाँ पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पास, बहुत बड़े संगीतज्ञ है, वहाँ जा कर के ये संगीत सीखेंगे। तो कौन भेजते हैं इसको? आपको उसका नाम रहता है सेठ का नाम आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। सापुरजी मंचेरजी डूंगा जी, नाम थोड़ा सा अटपटा है। सापुरजी और मंचरेजी। सापुरजी हो गया, मंचरेजी हो गया, और क्या? मंचरेजी डूंगा जी। ये जो है कुछ पैसा भी देते हैं। सेठ सापुरजी मुंचरेजी डूंगा जी कुछ रुपया भी देते हैं किनको? तो पंडित बालकृष्ण को, और बोलते हैं कि जो इनको संगीत शिक्षा के लिए भेज दिया जाए वहाँ। तो ये क्या करते हैं, जब इनके जो बड़े भाई होते हैं पंडित बालकृष्ण, तो इनको जब सुझाव मिलता है इनके द्वारा, तो ये भेज देते हैं इसको मुंबई संगीत सीखने के लिए। फिर आप जानते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पास जब संगीत सीखने के लिए या जाते हैं 13 वर्ष की अवस्था में जाते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? ये बम्बई जब पहुंचते हैं तो उस टाइम में 13 वर्ष इनका एज होता है। क्या होता है? 13 वर्ष की अवस्था में जब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पास जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद संगीतज्ञ बनने की तो इसको बड़ी बड़ी लालसा रहती है। उस विद्यालय में जानते हैं गंधर्व महाविद्यालय की ही शाखा है। आप तो जानते होंगे गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना कब होता है? 1901 ईस्वी में स्थापना करते हैं कौन? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और इनका एक शाखा स्थापित करते हैं। इनका जो शाखा है वह स्थापित करते हैं 1908 ईस्वी में। कहाँ स्थापित करते हैं? बम्बई में स्थापित करते हैं। इन्हीं का एक शाखा बम्बई में स्थापित करते हैं 1908 ईस्वी में। तो इसी शाखा में क्या करते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जाते हैं सीखने के लिए। और इसमें एक व्यवस्था क्या रहता है कि 9 साल तक संगीत की शिक्षा आपको मुफ्त में दी जाएगी, बशर्ते आप बीच में छोड़ कर नहीं जा सकते। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको 3 साल का खर्च देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गंधर्व महाविद्यालय में बहुत अच्छी तरह से खाने पीने का निःशुल्क व्यवस्था रहता है, तो अपना संगीत को बहुत अच्छा तरह से सीखते हैं।
कुछ वर्षों के बाद क्या होता है कि काठियावाड़ की एक नाटक कंपनी बम्बई आती है, ठीक है। तो नाटक कंपनी जब यह बम्बई आती है तो प्रबंधक जो नाटक कंपनी के रहते हैं वो पंडित जी का गायन सुनकर, इनका जब गायन होता है तो बहुत अच्छी तनख्वाह देने की बात कह देते हैं। तो तब पंडित जी को तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब पैसा कैसे कमाने जाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 वर्ष तो रहना पड़ेगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पास। लेकिन वैसे भी पंडित जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके भाई के मन में क्या होता है, थोड़ा सा लालसा हो जाता है कि पैसा मिलेगा तो इसको भेज देते हैं। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो है, उनके बड़े भाई पंडित बालकृष्ण को क्या करते हैं, वो अपने वचन को याद दिलाते हैं कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि इस विद्यालय में आने से के बाद अगर 9 वर्ष तक आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते, अगर ले जाइएगा तो पिछले 3 वर्ष का खर्च देना पड़ेगा। तो ये बात सुन करके उनका बड़ा भाई थोड़ा क्या होता है, अपना मन को बदल लेता है। तब जा कर के फिर क्या होता है, और 6-7 वर्ष तक जब संगीत सीखते हैं पंडित जी, तो 6-7 वर्ष संगीत सीखने के बाद इनको क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं कहाँ पे, 6-7 वर्ष तक संगीत सीखने के बाद पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को भेज देते हैं आपको गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाकर, समझे। तो गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाकर इसे कब भेजते हैं, तो 1916 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है, इनका जो 1916 ईस्वी में इसे प्रिंसिपल बना करके भेज देते हैं गंधर्व महाविद्यालय का। कहाँ भेज देते हैं, मुंबई। प्रिंसिपल बना देते हैं और 1916 ईस्वी में इसे बम्बई भेज देते हैं। बम्बई नहीं, सॉरी बम्बई नहीं होगा, बम्बई में तो ये खुद रहते ही हैं। लाहौर में जो पहले 1901 में स्थापित होता है, यहीं इनको भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, लाहौर भेज देते हैं, याद रखिएगा, बम्बई नहीं। आपको याद रखना है दोस्तों, ये गलती मत कीजिएगा, एकदम गलती नहीं करना है। तो कहाँ भेज देते हैं, लाहौर भेज देते हैं। चलिए हम देखिए रेड पेन से लिख देते हैं, इसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो लाहौर भेज दिया जाता है, इसको लाहौर भेज दिया जाता है। कब, तो 1916 ईस्वी में प्रिंसिपल बना करके। तब देखिए दोस्तों, इसी क्रम में क्या होता है, इनकी शादी होती है। तो इनकी शादी किससे होती है, आपको यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है 1916 ईस्वी में प्रिंसिपल बन करके लाहौर चले जाते हैं। और इनका जो शादी होता है, वैसे तो लगभग 9 वर्ष इनका जब पूरा हो जाता है वहाँ पे, 1916 में चले गए और फिर लगभग 6-7 साल हो ही गए थे, 16 से फिर 2 साल रहते हैं प्रिंसिपल। इसके बाद इसका जो है 9 वर्ष पूरा हो जाता है। तो 9 वर्ष पूरा होने के बाद यह जो है चले आते हैं आपको इधर सूरत की तरफ जाते हैं। तो सूरत में 1922 ईस्वी में इनका शादी किन से हो जाता है, तो इंदिरा देवी से हो जाता है। किन से शादी होता है, इनकी पत्नी का क्या नाम है, इंदिरा देवी। ये बात आपको याद रखना है, इंदिरा देवी। शादी कब होता है, तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इनका शादी होता है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है ना, ये फ्रेश नहीं हो पाया, चलिए देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिए, कल से थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे। शादी इसका होता है इंदिरा देवी से, और 1922 ईस्वी में शादी होता है। फिर आप देखिए दोस्तों, ये क्या करते हैं, शादी होने के बाद जब शादी हो जाता है तो ये इसके ऊपर तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ने के बाद शादी हो गया तो शादी में कर्ज ले लेते हैं कुछ, अब उसको चुकाना है तो कैसे चुकाएंगे, तो तब क्या करते हैं, ये नेपाल की तरफ चल देते हैं विदेश यात्रा करने के लिए। तो नेपाल जाते हैं, तो नेपाल के महाराज के पास जब या जा करके अपने गायन को सुनाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करके वैसे नेपाल पहुँचते हैं। 6 दिन तक पैदल यात्रा करते हैं, तब जा करके यह नेपाल पहुँच पाते हैं, समझिए। नेपाल के जो उस टाइम में राजा रहते हैं या नरेश रहते हैं, तो वो बड़े प्रभावित होते हैं इनके गायन से, और इसे 5000 रुपया इनाम के रूप में उस समय में दिया जाता है। आप सोचिए 1922 या 23 ईस्वी में, उस समय में इसको 1923 ईस्वी में, 24 ईस्वी में, और में क्या इनको 5000 रुपया मिलता है। बाद में पंडित जी जो है ना, नेपाल बहुत 3 बार लगभग यात्रा करते हैं। इनको जब पैसा मिलता है वहाँ से, सम्मान मिलता है, तो ये क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तीनों बार इनको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है नेपाल से। और नेपाल के साथ साथ ये बहुत सारे विदेश यात्रा करते हैं, तो उन सभी देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं जो किस किस देश का यात्रा ये करते हैं। तो नेपाल आपको याद रखना है, नेपाल हो गया, नेपाल। उसके बाद ये जाते हैं इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, बेल्जियम जाते हैं। देखिए उस टाइम में नहीं कुछ होने के बाद भी इतना देश का ये यात्रा करते हैं। बेल्जियम जाते हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि इंग्लैंड जाते हैं,
इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड के बाद ये कहाँ अफगानिस्तान भी जाते हैं और स्विट्जरलैंड जाते हैं। स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान तो आपको लिख ही दिए हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख देश है जहाँ ये विदेश यात्रा करते हैं। उनके बाद आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो है भारतीय संगीत का मस्तक बहुत ऊंचा कर देते हैं। और क्योंकि यह जो है इसका जो है ना, इटली जब जाते हैं तो मुसोलिनी जो रहते हैं उस टाइम में, तो वो बहुत प्रभावित होते हैं इनके गायन सुन करके। तो विदेश में ही जब ये अपना विदेशी दौरा पे रहते हैं तो उसी टाइम में इनकी पत्नी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु का समाचार सुन करके ओमकार नाथ ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं और यह क्या होता है, बम्बई आकर रहने लगते हैं। उसके बाद 1952 में भारत सरकार द्वारा आप जानते हैं कि इसे अफगानिस्तान भेजा जाता है। अफगानिस्तान कब भेजा जाता है, 1952 ईस्वी में अफगानिस्तान इसको भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान भेजा जाता है कब, 1952 ईस्वी में, समझे। और वहाँ भेजने के बाद भारतीय संस्कृति मंडल का नेतृत्व करते हैं ये। उसके बाद आप जानते हैं कि बुडापेस्ट भेजा जाता है 1952 में, जब इसको वहाँ भेजा जाता है। फिर उसके बाद बुडापेस्ट कहाँ है, हंगरी की राजधानी है। आप बुडापेस्ट, हंगरी समझते हो, हंगरी देश है, उसी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। यहाँ 1 साल बाद 1953 ईस्वी में इसको हंगरी भेजा जाता है। फिर हंगरी के बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, जर्मनी भेजा जाता है। 1954 ईस्वी में इनको जर्मनी भेजा जाता है। कब भेजा जाता है, 1954 ईस्वी को जर्मनी भेजा जाता है। और दोनों में ये जो है ना विश्व शांति परिषद में भाग प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व शांति परिषद का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी बात आपको याद रखना, क्यों जाते हैं, विश्व शांति परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व शांति परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हंगरी और ये 1953 और 54 में आप जानते हैं बुडापेस्ट और जर्मनी जाते हैं। फिर इनके पुस्तकों के बारे में देखते हैं जिनसे कि प्रश्न बनता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये पुस्तकें लिखते हैं संगीतांजलि। तो संगीतांजलि इनका बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, संगीतांजलि का जो पहला भाग प्रकाशित होता है 1938 ईस्वी में। संगीतांजलि का टोटल 7 भाग में लिखा जाता है। प्रथम भाग जो इनका प्रकाशन होता है कब होता है, प्रथम भाग 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1938 ईस्वी में प्रथम भाग, और कुल 7 भाग है इसका। उसका अभी तक जो है कुल 7 भाग प्रकाशित हो चुका है। कितना, 7 भाग प्रकाशित हो चुका है। प्रणब भारती आप जानते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, कुल 7 भाग इनका क्या हुआ है, अभी तक संगीतांजलि का प्रकाशित हुआ है। इसी क्रम में प्रणब भारती पुस्तक भी लिखे जाते हैं इनके द्वारा। प्रणब भारती पुस्तक जो लिखे जाते हैं, किसके द्वारा लिखे जाते हैं, तो और इसमें जो रहता है आपको शास्त्र के गुत्थियों को समझाने की बात रहता है। प्रणब भारती जो पुस्तक है, इसमें किस बात की चर्चा रहते हैं, शास्त्र में जो कुछ गुत्थियाँ रहती है उनको समझाने के काम करते हैं। शास्त्र के गुत्थियों के बारे में चर्चा है, शास्त्र की गुत्थियों के बारे में समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद जानते हैं और संगीतांजलि में तो आप जानते हैं, संगीतांजलि जो पुस्तक है इसमें क्या है, ये स्वरलिपि है। स्वरलिपि पद्धति का इसमें वर्णन है। कहाँ गया पेंसिल, कहाँ भाग जाते हैं, स्वरलिपि पद्धति है इसमें संगीतांजलि में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इनको उपाधि और सम्मान भी मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन उपाधि और कौन सम्मान इनको प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं ये जो संगीत मार्तंड है, संगीत मार्तंड पुरस्कार आप जानते हैं कि इनको राजकीय सांस्कृतिक महाविद्यालय कोलकाता के द्वारा 1930 ईस्वी में दिया जाता है। संगीत मार्तंड पुरस्कार इनको किसके द्वारा दिया जाता है, तो सबसे पहले तो आप पुरस्कार कब दिया जाता है संगीत मार्तंड, तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में, ये बात आपको याद रखना है किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए राजकीय 1930 ईस्वी में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता के द्वारा ये आपको संगीत मार्तंड पुरस्कार इनको दिया जाता है। फिर इनको संगीत सम्राट पुरस्कार जो दिया जाता है, कब दिया जाता है, तो 1933 ईस्वी में। 3 साल बाद इसको संगीत सम्राट का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी बात आपके लिए
इम्पोर्टेंट हो जाता है 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में क्या दिया जाता है इनको? विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी के द्वारा, समझे, काशी जो कि वाराणसी जिसको कहते हैं, वाराणसी जिसको कहते हैं, विशुद्ध, वहाँ था राजकीय संस्कृत, यहाँ है विशुद्ध संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय काशी, काशी यानी वाराणसी हुआ, काशी के द्वारा, काशी के द्वारा इनको क्या दिया जाता है? संगीत सम्राट पुरस्कार दिया जाता है 1933 ईस्वी में, समझे। संगीत सम्राट के बाद आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में इसको 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन इनको क्या दिया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कौन करते हैं पद्मश्री पुरस्कार? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करते हैं, जो क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार आप जानते हैं किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको पद्मश्री हो गया। उनके बाद देखिए कला संगीत भारती, जो कि संगीत महाविद्यालय स्थापित होता है, संगीत महाविद्यालय है जो कि आपको वाराणसी में, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप जानते होंगे, वहाँ स्थापित होता है। कब होता है कला संगीत भारती का स्थापना? तो 1950 ईस्वी में आपको कला संगीत भारती का स्थापना होता है, और इसी का श्री कला संगीत भारती के नाम से जो स्थापित होता है, इसी का अध्यक्ष बना करके भेजा जाता है, कला संगीत भारती का अध्यक्ष बना करके भेजा जाता है किनको? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को क्या कर दिया जाता है? यहाँ अध्यक्ष बना करके भेजा जाता है आपको कला संगीत भारती का। तो अगर आपसे पूछे कब 1950 ईस्वी में कला संगीत भारती कहाँ स्थापित होता है, तो अभी आप जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस टाइम में कहा जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यह क्या होता है? यह जो है आपको संगीत विद्यालय स्थापित होता है। तो याद रखना है आपको, ये जो श्री कला संगीत भारती के नाम से महाविद्यालय स्थापित होता है, कहाँ होता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो उसके बाद आप जानते हैं कि पंडित जी को तैरने का भी बड़ा शौक रहता है, तो ये किसी प्रकार का नशा वैसे नहीं करते हैं। विदेशों में भी पूर्ण शाकाहारी व्रत निभाते हैं, जब भी जाते हैं तो कहीं कुछ खाते पीते नहीं है, चाहे घर की सफाई हो, ये सब बहुत इनको पसंद रहता है। तो इनके बाद इनको क्या होता है? इनको एक पंडित गोंडल महाराज रहते हैं, पंडित नहीं, वो गोंडल महाराज रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? इनको निमंत्रित करते हैं गाने के लिए। तो इसके साथ एक घटना हो जाती है, देखिए बहुत बुरी घटना, बहुत बड़ी घटना नहीं कहिए, एक बड़ी ही घटना हो गया संगीतज्ञ के लिए। तो गोंडल महाराज जब इनको निमंत्रित करते हैं तो ये जाते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है? इनको क्या देखने को मिलता है? जहाँ श्रोता का आसन जो है नीचे होना चाहिए और कलाकार का आसन ऊपर होना चाहिए, तो वहाँ उल्टा ही दिखता है, श्रोता का आसन ऊपर और कलाकार का आसन नीचा। तो इनको ऐसा लगा कि ये हमारा अपमान हो रहा है, तो ये क्या करते हैं? तुरंत वहाँ पे क्या करते हैं? इनको बोलते हैं, तो महाराज क्या करते हैं? तुरंत उस आसन को की व्यवस्था करती है और इनको ऊंचा कर दिया जाता है। इनके जो आसन है, कलाकार के आसन को ऊंचा कर दिया जाता है। और तो पंडित जी आप जानते हैं कि ग्वालियर घराना से संबंध रखते हैं, है ना, आपको सब पता ही है। उसके बाद ये गायन करते हैं, गायन भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह का गायन करते हैं, ख्याल गायकी करते हैं, ध्रुपद और ठुमरी का भी प्रदर्शन किसी तरह बहुत अच्छा, न जैसे ख्याल गायकी करते हैं तो ध्रुपद ठुमरी भी प्रदर्शन अच्छा करते हैं, क्योंकि तो आप देखते हैं श्रृंगार रस का जो इसका एक ठुमरी का अंग है, जो आप जानते हैं कि जोगी मत जा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कौन नहीं इस गाना को सुनते होंगे। और इस गाना को सुन के आपको पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का नाम याद आना ही चाहिए। तो चलिए हम आपको कुछ इनका जो गायन होता है और इनके द्वारा गायन किसके दरबार में होता है, ये बात आप याद रखिए। इनका जो गायन होता है गोंडल महाराज, ये भी पूछा जा सकता है ना, गोंडल महाराज के दरबार में जाते हैं, तब इसको लगता है कि संगीतज्ञ का अपमान हो रहा है। तो गोंडल महाराज, और भजन जो इन कुछ कुछ भजन गाते हैं, आपको एक दो भजन का नाम लिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये जो भजन है आप तो जानते हैं कितना प्रसिद्ध भजन है इनका, मैं नहीं माखन खायो, रे दिन कैसे कटे हैं, रे दिन कैसे
कटी है, एक ये हो गया। एक और एक देख लीजिए, जोगी मत जा, जोगी जोगी मत जा। तो ये सब इनका क्या है, प्रमुख भजन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, एक उनके बाद क्या होता है, जब ये सब बातें हो जाती है गीतों में, तो आप जानते हैं कितना अच्छा होता है। तो भजन के अतिरिक्त इनको जो है ना, वंदे मातरम और का भी गायन रहता है, बहुत ज़्यादा वंदे मातरम और का गायन इनको। तब उनके बाद शौक़ रहता है तो वंदे मातरम और इन गाते ही है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक गाते हैं। उसके बाद देखिए, आप इनसे जो अगला प्रश्न बन सकता है, आलापचारी का ढंग ये सीखते हैं किन से? तो आप जानते हैं आलापचारी का ढंग जो ये सीखते हैं, औलिया रहमत खां से सीखते हैं। तो ये नाम आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है, आलापचारी का ढंग किससे सीखते हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर? तो औलिया रहमत खां, ओलिया रहमत खां। तो अच्छा, ओलिया रहमत खां जो है किसके शिष्य रहते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, ओलिया रहमत खां जो है किनके शिष्य है? ओलिया रहमत खां आपको किनके शिष्य रहते हैं? तो हस्सू हद्दू खां के शिष्य है। ओलिया रहमत खां जो है आपको हस्सू हद्दू खां के शिष्य है। तो ये तो आपको जानकारी रहना चाहिए, हस्सू हद्दू खां के शिष्य है ओलिया रहमत खां, हस्सू हद्दू खां के शिष्य रहते हैं। फिर आप जानते हैं कि इनकी सभी संगीत में कितना बड़ा योगदान रहता है, और इन योगदानों के बाद संगीत की सेवा करते करते अंततः इनका जो मृत्यु है आपको 28 दिसंबर 1967 ईस्वी को हो जाता है। कब होता है? 28 दिसंबर 1967 ईस्वी को हो जाता है। 1967 ईस्वी को हो जाता है, 28 दिसंबर 1967 ईस्वी को। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको इनसे प्रश्न बनना था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की जीवनी के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुका है। अगर आपको इस सेशन से सहमत, आपको अच्छा लगता है और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। या आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए हमको कि और क्या सुधार करना चाहिए, या और कुछ आपको स्पेशल कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप हमसे बोल सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे बनाने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।